नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का अपन अध्ययन कर रहे थे। उनमें समझौतावादी विचारक या समझौता सिद्धांत देने वाले हॉब्स, लॉक और रूसो को अपन ने अध्ययन का विषय चुना। उनमें से हॉब्स और जॉन लॉक दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन जिक जैक्स रूसो का अध्ययन करेंगे। आज अपन समझौतावादी विचारक रूसो का अध्ययन करेंगे। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। रूसो की जिंदगी या रूसो का जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। रूसो की जो रचनाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में लिखी गई थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो सामाजिक समझौता संबंधी विचार देते हैं। ये जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सर्वाधिक फेमस किताब है इसकी। इसके अलावा रूसो ने और भी किताबें लिखी। इमाइल, जो कि 1762 में लिखी। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ये भी रूसो की एक किताब है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1758 में रूसो ने यह भी एक किताब लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो रूसो की ये महत्वपूर्ण किताबें थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। रूसो भी हॉब्स और जॉन लॉक की तरह अपना सामाजिक सिद्धांत देने से पूर्व मानव प्रकृति या मानव स्वभाव की चर्चा करता है और प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या करता है, और इन दोनों के आधार पर ही अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत देता है। हॉब्स जहां मानव स्वभाव को दुर्गुणी मानता है, जॉन लॉक मानव स्वभाव को सद्गुणी मानता है, वहीं रूसो मानव को सद्गुणों व दुर्गुणों का मिश्रण मानता है। रूसो मानव को सद्गुणों व दुर्गुणों का मिश्रण मानता है। रूसो के अनुसार मानव प्राकृतिक रूप से अच्छा प्राणी था, किंतु कला एवं विज्ञान के विकास के साथ साथ उसमें अनेक दुर्गुण आ गए। क्या कहता है रूसो कि मानव प्राकृतिक रूप से अच्छा प्राणी था, किंतु कला एवं विज्ञान के विकास के साथ साथ उसमें अनेक दुर्गुण आ जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर था। वह निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। रूसो के अनुसार मनुष्य प्रारंभ में आदर्श बर्बर था। आदर्श बर्बर का मतलब उससे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था। बुरा हो भी गया मनुष्य से तो अनजाने वश हुआ है, तो अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था। एक आदर्श बर्बर था मनुष्य, किंतु कला और विज्ञान के विकास के साथ साथ उस आदर्श बर्बर में अनेक दुर्गुण आ जाते हैं। इस
इस मानव स्वभाव के आधार पर ही वह प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था न तो हॉब्स जैसी अशांति व अन्यायपूर्ण थी और न ही लोक जैसी शांतिपूर्ण। रूसो का मानना था आदि मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, वह पूर्णतः संतुष्ट और सुखी था, अर्थात प्राकृतिक समानता विद्यमान थी। रूसो क्या कहता है कि आदिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, वह पूर्णतः संतुष्ट और सुखी जीवन जीता था और प्राकृतिक समानता विद्यमान थी। व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का जैसे जैसे उदय हुआ, प्राकृतिक अवस्था की समानता, स्वतंत्रता और बंधुता समाप्त हो गई। व्यक्तिगत संपत्ति का जैसे ही उदय हुआ, वैसे ही प्राकृतिक अवस्था की समानता, स्वतंत्रता और बंधुता समाप्त हो गई। शक्तिशाली लोग अधिक उपजाऊ व अच्छी भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जमाने लग गए। इस प्रकार धनी व गरीब का भेद उत्पन्न हो गया। शक्तिशाली लोग अधिक उपजाऊ व अधिक अच्छी भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जमाने लग गए और इससे धनी व गरीब का भेद उत्पन्न हो गया। अमीरों ने गरीबों पर और गरीबों ने अमीरों पर अत्याचार व षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए। समाज में चोरी, हत्या, लूट खसोट आदि अपराध होने लग गए। लोगों ने इससे मुक्ति पाने के लिए एक समझौता किया और इसी समझौते से राज्य का उदय हो गया। देखो, प्राकृतिक अवस्था के बारे में रूसो क्या कहता है कि आरंभ में आदर्श बर्बर मनुष्य था। आदर्श बर्बर मनुष्य था, उससे अच्छे भरे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था। आदिम मनुष्य एकाकी व जंगली जीवन व्यतीत करता था, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, वह सुखी और संतुष्टि जीवन जीता था और उस प्राकृतिक अवस्था में शांति विद्यमान थी। उस प्राकृतिक अवस्था में समानता विद्यमान थी, सभी लोग समान थे। किंतु सभ्यता और कला के विकास के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का जैसे ही उदय हुआ और प्राकृतिक अवस्था की समानता और बंधुता समाप्त हो गई। शक्तिशाली लोग उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने लगे, अधिक से अधिक कब्जा करने लगे और लोगों में आपस में विवाद प्रारंभ हो गया और जो प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी वो खतरे में पड़ गई। लोगों ने इस लूट खसोट, जो ये प्राकृतिक अवस्था खतरे में पड़ी, इस स्थिति से निजात पाने के लिए एक समझौता किया और उसी समझौते के फलस्वरूप राज्य का उदय हुआ। वो समझौता किस तरीके से हुआ? रूसो प्राकृतिक अवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहता है, किंतु जनसंख्या के आकार में इतनी वृद्धि हो गई है कि पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौटना संभव नहीं है।
रूसो के अनुसार सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और सभी व्यक्ति अपनी शक्तियां व अधिकार संपूर्ण समाज को सौंप देते हैं। यह संपूर्ण समाज का अर्थ सामान्य इच्छा है और वह सामान्य इच्छा को प्रभु सत्ता का आधार मानता है। क्या कहता है रूसो कि जो ये प्राकृतिक अवस्था खतरे में पड़ गई और समाज में चोरी, हत्या, लूट खसोट और अपराध होने लगे, उससे मुक्ति पाने के लिए सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित हुए और सभी व्यक्ति अपनी शक्तियां व अधिकार संपूर्ण समाज को सौंप देते हैं। यह संपूर्ण समाज का अर्थ सामान्य इच्छा है और वह सामान्य इच्छा को प्रभु सत्ता का आधार मानता है। रूसो के अनुसार लोगों में केवल सामाजिक समझौता होता है, राजनीतिक समझौता नहीं। समझौते के बाद जो सामान्य इच्छा स्थापित होती है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, असीमित है, अविभाज्य है, आदर्श है और वही सामान्य इच्छा विधि का स्रोत है। तो इस प्रकार रूसो के अनुसार लोगों में केवल सामाजिक समझौता होता है, राजनीतिक समझौता नहीं। मतलब प्रभु सत्ता पर या सामान्य इच्छा पर लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। जो एक बार सामान्य इच्छा स्थापित हो गई वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, असीमित है, अविभाज्य, आदर्श है और वही विधि का स्रोत है। इस प्रकार रूसो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या करता है, जिसमें वह सर्वप्रथम मानव स्वभाव की व्याख्या करता है, उसके बाद में वह प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या करता है और उसके आधार पर ही अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत देता है। धन्यवाद।